Hello dear students, this is Bharat Bhushan Sonakia, Senior in Organic Chemistry Faculty, Motion. आइए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन। इससे पहले कि हम रिवीजन स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे किया है। मैंने कुछ इनिशियल क्वेश्चंस जो लिए हैं वो नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। उसके अलावा फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस बीच में जेई मेंस से उठाए हैं जो लास्ट के 2 या 3 सेशन से हैं। और इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो मुझे लगता है कि हमारा नॉलेज इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नीट प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 114 है, रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। हमें बताना है पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ बिलोंग करेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। वैसे तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते थे। शॉर्टकट क्या यूज कर सकते थे? अरे भी हमें इतना तो मालूम ही है कि अगर एटॉमिक नंबर 118 देखें तो ये किसके लिए आता है? इनर्ट गैसेस के लिए आता है। इनर्ट गैसेस जो कि 18th ग्रुप में है। अगर 118 इनर्ट गैसेस के लिए तो 117 किसके लिए आएगा? 116 किसके लिए आएगा? 115 किसके लिए आएगा? और 114 किसके लिए आएगा? हम आइडिया लगा सकते हैं ना। अगर ये 18th ग्रुप है तो इधर कौन सा आएगा? 17th ग्रुप हेलोजन फैमिली। यहाँ कौन सा आएगा? 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। ये 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली और ये आएगा 14th ग्रुप कार्बन फैमिली। तो जो एलिमेंट आपको मिलने वाला है वो कार्बन फैमिली से मिलने वाला है। वैसे एक और शॉर्टकट यूज किया जा सकता था। क्या? आप तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखा करो, लास्ट वाला नंबर 1 के आगे जो आपको लास्ट डिजिट दिखाई दे रहा है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करेगा। अब लास्ट में अगर 4 है तो ये कौन सा होगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, यानी कार्बन फैमिली की बातचीत है। लास्ट में अगर 7 है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, हेलोजन फैमिली की। क्यों आप डायरेक्ट आंसर दे? अब अगर डायरेक्ट आंसर नहीं देना है तो क्या रास्ता है? रास्ता अभी भी है। क्या है भाई? इनर्ट गैस के टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। सबसे पहले तो आपको इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर तो ठीक है आपको याद होगा 2, नियॉन 10 है, आर्गन 18 है, क्रिप्टन 36 है, ज़ेनॉन 54 है और रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 है। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, फर्स्ट पीरियड एलिमेंट, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो जैसे मुझे एटॉमिक नंबर 114 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, मैंने क्या किया? मैंने देखा इसके आसपास की इनर्ट गैस कौन-सी होगी। अब आसपास की इनर्ट गैस इसका एटॉमिक नंबर 114 के नज़दीक तो हो बट इससे ज़्यादा ना हो। वो कौन-सी आएगी? रेडॉन आएगी। रेडॉन एटॉमिक नंबर 86, यानी अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 86 इलेक्ट्रॉन आप भर चुके। अच्छा आप समझना, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लास्ट सबसेल कौन-सा हमने फिल किया है? सेकंड पीरियड की इनर्ट गैस है तो 2p6 पैक किया है। थर्ड पीरियड की इनर्ट गैस है तो 3p6 पैक किया है। ठीक इसी तरह से हमने 4p6, 5p6 और 6p6 पैक किए हैं। मैं तो बोलता हूँ आप उंगलियों पे गिन लिया करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। सपोज आपके फिंगर से गिनने में थर्ड नंबर की इनर्ट गैस आ रही है तो मान लेना कि अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप 3p पैक कर चुके हैं और अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? 4s में। भाई अगर 2p पैक कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरोगे? 3s में लोगे ना। 3p पैक कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s में। 4p पैक कर दिया तो कहाँ जाएगा? 5s में। और 5p पैक कर दिया तो कहाँ जाएगा? 6s में। 6p पैक कर दिया तो कहाँ जाएगा? 7s में। सिंपल सी कहानी। लेकिन और कौन से सबसेल भरने में आएंगे? तो ये भी एक कट शॉर्टकट है। बेटा ns के बाद जो इलेक्ट्रॉन आपको जाता है दिखाई देगा, ध्यान देना इधर ही लिख देते हैं। ns के बाद जो इलेक्ट्रॉन आपको जाता हुआ दिखाई देगा वो n-2f में दिखेगा और n-2f के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1d में जाता है। उसके बाद नंबर आता है np। तो आप ये सीक्वेंस फॉलो किया कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जैसे यहाँ मैंने क्या देखा? सबसे पहले एटॉमिक नंबर 114, इनर्ट गैस कौन सी सिलेक्ट करें? जो इसके नजदीक हो बट इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर ना हो। तो हमने इनर्ट गैस कौन सी सिलेक्ट कर ली? रेडॉन। रेडॉन लिखने का मतलब 86 इलेक्ट्रॉन हमने पैक कर दिए हैं। बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। आपने बोल के देखा 6th नंबर की इनर्ट गैस, यानी 6p पैक हो गया। 6p पैक हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 7s में जाएगा ना। ns के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? n-2f। तो 7 - 2 क्या हुआ? 5। अगला नंबर किसका है? 5f का है।
n-2f के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है n-1d। n-1d बोले तो 7 - 1 6, आप 6d10 पैक करोगे। n-1d पैक हो जाए तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? np में। आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, ये हो गए 112। हमें कितने फिल करने थे? 114। 2 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं, और वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है आपको 7p में दिखने वाले हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, 2 पे आए। एक एलिमेंट दिया गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमें बताना है इसके जस्ट बिलो जो एलिमेंट आने वाला है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर लेना। ये कितना आ रहा है? 15। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, तो एटॉमिक नंबर 15 होगा न्यूट्रल एटम के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं, तो ये एलिमेंट तो फास्फोरस हो गया एटॉमिक नंबर 15 के साथ। फास्फोरस के ऊपर कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन। यहाँ कौन सा है? आपको एक शॉर्टकट याद होगा भाई, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट खेलने वाली कंट्री की। तीनों ही बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। बट पैसा केवल और केवल बीसीसीआई के पास है। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये शॉर्टकट था। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैजिक नंबर क्या आता है? 8, 18, 18, 32। पी ब्लॉक एलिमेंट का मैजिक नंबर है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 + 8 15, 15 + 18 33। बेसिकली यहाँ पर आपको मैजिक नंबर का कंसेप्ट यूज करना था। बहुत ज्यादा डिटेल में तो यहाँ नहीं जा सकते मैजिक नंबर पे, फिर भी आप देखिएगा, बड़ी आसानी से आपको इसके ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। एटॉमिक नंबर 33 पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस किया जाएगा? एक्चुअल में ये क्वेश्चन लेने के पीछे पर्पस क्या है, जो ऑप्शन दिए हैं वो थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर 33 अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसकी डिटेल फाइंड की है, आप देखें ये रही भाई। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है, ये तो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। हमें लगता है नाइट्रोजन फैमिली यानी ये 15th ग्रुप, तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या किया जाए, समझे बेटा। नाइट्रोजन के लिए माना आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये 15th है, बट इसको हम 5th ए के नाम से भी तो जानते हैं। उसके अकॉर्डिंग नंबर 5 दिया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग इसको 5th ग्रुप बोला जा सकता है, मजबूरी है क्योंकि 15 तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर हम क्या करें, जो CAS सिस्टम है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, उसमें जो नंबर दिया था उसके अकॉर्डिंग चलें, और वहां पर ये कहाँ मिलेगा? हमें 5th ग्रुप में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आती है किसके? जेड इफेक्टिव के। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है किसके? साइज के। और यही आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ये 3 फैक्ट वो हैं जो हमें पहले से पता होते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 केस कंसीडर करना है। सपोज मैं कंपेयर कर रहा हूँ एलिमेंट ए को एलिमेंट बी से। एलिमेंट ए का एटॉमिक नंबर है Z1, एलिमेंट बी का एटॉमिक नंबर है Z2। आप क्या करें, Z2 - Z1 निकाल लें, ये डिफरेंस देख लें। केस 1, आपको लगता है कि Z2 - Z1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। तो आपको सबसे पहला कंसेप्ट जो लगाना है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लगाना है। यानी आप यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट लगाएंगे। हाँ, अगर इससे काम नहीं चलता तो दूसरा अल्टरनेट आपके पास हमेशा है, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जेड इफेक्टिव के। तो इससे काम नहीं चलेगा तो जेड इफेक्टिव पे आएंगे। आते हैं केस सेकंड पे। तो जब आप देखें Z2 - Z1 की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, तब क्या करें? तब आपको जेड इफेक्टिव वाला कंसेप्ट सबसे पहले यूज करना है। आपको कंसेप्ट लगाना है आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव, और इसके बेसिस पे आप आंसर निकालेंगे। उम्मीद है ये 2 रूल आपको याद रहेंगे। अगर ये 2 रूल आप याद रखते हैं तो बड़ी आसानी से आपका आंसर आने वाला है।
देखते हैं कैसे। लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए जाएं। लास्ट 1s2 2s1 2s2 2p1 p2 p3 4 5 और 6, ये रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों में डेल जेड क्या आएगा, 4 - 3 1, और डेल जेड 1 है तो क्या देखें, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर है, क्या इफेक्टिव वो भी इधर ही जाता है। वापस से बेरिलियम बोरॉन डेल जेड 1 क्या कंपेयर करो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑल्दो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पर एक और फैक्टर है, वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है समझना, ये न्यूक्लियस है। अगर मैं ऑर्बिट सेम रखूं और उसके डिफरेंट सबशेल देखूं तो एस न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक मिलेगा, पी थोड़ा सा दूर मिलेगा, डी और दूर मिलेगा। एस का पेनिट्रेशन न्यूक्लियस की तरफ क्या है, ज्यादा है। और न्यूक्लियस के जितना नजदीक सबसेल होगा और ऑर्बिटल होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं निकलेगा। यहाँ पर सेम फैक्ट था, ओएस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक है, पेनिट्रेशन ज्यादा है। 2p का इलेक्ट्रॉन आप कंपैरेटिवली आसानी से निकाल सकते। तो यहाँ पर हमने कंसेप्ट क्या लगाया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा पेनिट्रेशन इफेक्ट लगा दिया। और से डेल जेड 1 देखा ना, तो ये स्टेबल है ना ये स्टेबल है, हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लगा नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या लगाओ, जेड इफेक्टिव का कंसेप्ट। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होएगी। डेल जेड 1 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डेल जेड 1 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डेल जेड 1 यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तो इधर है ना इधर है, तो मजबूरी में क्या लगाना पड़ेगा, जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और यहाँ इनर्ट गैस का तो वैसे भी ज्यादा ही आएगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे पास ये एक ट्रेंड मिलता है। अब हमें तो ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, वो कैसे अरेंज करें ओवरऑल ऑर्डर को, देखना ओवरऑल ऑर्डर भी बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इन तीन को कंपेयर करें तो साफ समझ में आ रहा है कि बेरिलियम लिथियम से भी आगे आएगा और बोरॉन से भी आगे आएगा। लिथियम और बोरॉन का कंपैरिजन कैसे, इन दो को कंपेयर कैसे करोगे, टेल जेड ग्रेटर देन 1 जेड इफेक्टिव लगाओ। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी लिथियम से ज्यादा जेड इफेक्टिव है बोरॉन का, इसलिए बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा है, और इन दोनों से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है बेरिलियम। अच्छा, बेरिलियम और कार्बन में वापस से डेल जेड ग्रेटर देन 1 जेड इफेक्टिव, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीन को देखो तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज्यादा, कार्बन से भी ज्यादा। कार्बन ऑक्सीजन को कंपेयर करें, डेल जेड ग्रेटर देन 1 है, डेल जेड ग्रेटर देन 1 है तो जेड इफेक्टिव जो कि ऑक्सीजन के लिए ज्यादा मिलेगा, और नाइट्रोजन तो इन दोनों से ज्यादा आ ही रहा था, इससे आगे आ ही रहा था। कंटिन्यू करते हैं। अब नाइट्रोजन फ्लोरीन का कंपैरिजन, वापस से डेल जेड ग्रेटर देन 1 जेड इफेक्टिव, फ्लोरीन के लिए ज्यादा। यहाँ बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, उन्हें दिखता है कि ये 2p3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड सबसेल। बोले हम क्या करें, हम यहाँ नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कर दें, नहीं बेटा, डेल जेड ग्रेटर देन 1 है ना, तो जेड इफेक्टिव ही डोमिनेट करेगा। और फ्लोरीन और नियोन में तो नियोन आगे दिख ही रहा है, तो नियोन की तो मैक्सिमम आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, लिथियम की मिनिमम आएगी। तो लिथियम के बाद क्या आएगा, बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन, यानी आंसर आने वाला है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। क्वेश्चन में हमसे ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है, इनके नेचर के बारे में पूछा गया है, तो कुछ कंसेप्ट आप याद रखें। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, ज्यादातर मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर में मिलते हैं। इसके अलावा
most of the oxide of non-metal। तो नॉन मेटल ज्यादातर जो ऑक्साइड होते हैं वो आपको किसमें मिलते हैं? एसिडिक नेचर में मिलते हैं। अब इसके अलावा क्या बच जाता है? एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए तो एक शॉर्टकट मैं दे देता हूँ, याद कर लें। भाई इंदौर में मेरे कॉलेज टाइम में मैं रहा करता था राजेंद्र नगर के आगे व्हाइट हाउस हॉस्टल में। तो व्हाइट हाउस हॉस्टल में मैंने पहली बार वो वेजिटेबल्स खाई हैं, वो सब्जियां खाई हैं जो लाइफ में कभी घर पे नहीं खाई। जैसे उनमें एक था बैलन, बैगन। बेलन तो नहीं खाया, बैगन खाया है ना। बैगन, आलू, गाजर आपने भी खाया होगा। आलू और गाजर की सब्जी कौन बनाता है यार? ये कॉम्बिनेशन ही नहीं जमता, बट खानी पड़ी। कैसे याद करना है देखना, बैगन, आलू, गाजर। दरअसल मैंने शिकायत की है हॉस्टल में। शिकायत का कुछ होता तो नहीं है, ये आप भी जानते हो। आखिरकार जो वेजिटेबल्स थे उनसे बोल रहा हूँ, मैं बैगन से बोल रहा हूँ, मैं आलू से बोल रहा हूँ, और मैं गाजर से बोल रहा हूँ कि भैया अब तो ऊपर वाले से प्रार्थना करके आ गया हूँ मैं, और तुम्हारे भी हाथ जोड़ रहा हूँ। बैगन, आलू, गाजर जी, सुनो मेरे प्रभु की। मैं प्रभु, मेरी नहीं सुन रहे हो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्रभु की तो सुनो। तो बैगन, आलू, गाजर जी सुनो मेरे प्रभु की। सामने वाली सब्जियों ने बोला अगर नहीं सुनेंगे तो क्या कर लोगे? वरना, नहीं सुनोगे तो क्या है वरना। ऐसे बिना टेस्ट जी लें। नहीं सुनोगे तो क्या करोगे? बिना टेस्ट के जी लेंगे, और तो कोई रास्ता हमारे पास बचता भी नहीं है ना। ये वो ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा अब बचते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में एक तो आप क्या ले सकते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। एक ले सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या न्यूट्रल ऑक्साइड। चलें अगर ये कंसेप्ट लगाते हैं तो अल्कली मेटल सारे के सारे ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये इधर आएगा। Al2O3 अभी अभी हमने लिस्ट में देखा एम्फोटेरिक है। N2O क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। Cl2O7 क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। तो फर्स्ट मैच करना चाहिए बी से, सेकंड मैच करना चाहिए डी से, थर्ड मैच करना चाहिए ए से, और फोर्थ मैच करना चाहिए सी से। तो ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6। जब हम ऑक्साइड बनाते हैं, क्वेश्चन ये है कि भाई ऑक्साइड के पास तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो ऑक्साइड क्यों नहीं बना देते? ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, O माइनस बनाते हो, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। और O माइनस में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऑक्सीजन डाई नेगेटिव बनाते हो, तो ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन डाई नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो इसके मुकाबले ये प्रोसेस एंडोथर्मिक कैसे हो रही है? मामला क्या है? सिंपल सी बात है बेटा, जब तक आपके पास न्यूट्रल एलिमेंट होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आपके लिए बड़ा आसान सा काम होता है, जेड इफेक्टिव अपना कमाल दिखा रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप एक बार एनायन बना देते हो ना, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इस एनायन के बीच में रिपल्सन लगता है, और इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए सेकेंड स्टेप आपके क्या मिलता है? एंडोथर्मिक। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवे द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से जो स्टेबिलिटी आप अचीव कर रहे थे, उसको ये रिपल्सन आउटवे कर रहा है। तो इसी वजह से ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाती है। चलिए आंसर आएगा डी। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इससे विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? और कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भाई और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो याद रख सकते हो ना
कि जहां जहां स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिल्कुल जमीन में चली जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। जैसे इनर्ट गैस, आप कोई भी इनर्ट गैस उठाओगे उसके अंदर क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा P6 का। इसके अलावा आप अल्कली अर्थ मेटल को उठा लें सेकेंड ए में, यहाँ पर S2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इसके अलावा आप नाइट्रोजन फैमिली फिफ्थ ए में देखें, ये P3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। इन तीनों जगह पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही कम मिलने वाली है। अब इनमें भी कभी कंपेयर करना पड़ जाए तो ऑर्डर ये है जो आपको याद रखना है। बाकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए जो जनरल ट्रेंड है वो आपको पता ही है। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ इंक्रीज होगी, इधर डिक्रीज होगी। लगा दो कंसेप्ट। तो देखना, यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी के पास है, कैल्शियम के पास है, कैल्शियम आएगा भी सबसे पीछे। बाकी आप देख लो, वैसे भी हैलोजन फैमिली के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आती है, मैक्सिमम आती है। बाकी किसी भी एलिमेंट से कंपेयर करना, अगर आपको हैलोजन फैमिली का मेंबर मिल जाए ना तो वो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सबसे आगे ही आएगा। वैसे एक और काम कर सकते हो, एक शॉर्टकट याद रखो, कल फिर बाहर आए शान से तेरे सीनियर। ये पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाले एलिमेंट हैं सीक्वेंस में। ये सारे एलिमेंट सबसे आगे आएंगे, बाकी सारे पीछे खिसका दो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किसके लिए है, क्लोरीन के लिए। क्लियर? ये ऑर्डर लगाओगे तब भी आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हुआ, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, in which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the period property indicated against it। हाइड्राइड के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखें, जब भी आपको हाइड्राइड देना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अब डिटेल डिस्कशन का टाइम तो हमारे पास नहीं, बट इतना तो याद रख ही सकते हैं। अच्छा, ऑक्साइड के लिए हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोक्साइड के लिए हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। तो इनके लिए लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बट अप टू डाउन एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी ना उसका ऑर्डर आपको क्या मिलने वाला है, जस्ट अपोजिट मिलने वाला है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, डिक्रीज होती हुई मिलेगी। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती हुई मिलेगी। ये पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है ऑक्साइड के लिए और हाइड्रोक्साइड के लिए। इतना करते जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के, आप अच्छी तरह जानते हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पी के ए के। सोचो, HF से लेके HI तक ग्रुप में अप टू डाउन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, सही स्टेटमेंट है। H2O से H2T तक एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो pKa क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए ना। तो यही गलत हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट ही तो आइडेंटिफाई करना था। बाकी NH3 से SbH3 तक एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर, भाई कार्बन फैमिली में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की स्टेबिलिटी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप फोकस करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज है। लेड के लिए +2 और +4 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, +2 ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर कहीं आपको लेड +4 में मिल भी जाता है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में आएगा, लेड +2 में आएगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जबकि यहाँ तो अगर आप टिन की बात करें तो टिन +4 में स्टेबल है। अगर वो +4 में स्टेबल है तो उसे क्या जरूरत पड़ी है +2 में जाने की, क्यों जाएगा आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आने वाला है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Na+ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी अगर सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 5.1 है। तो भाई सोडियम को आयोनाइज करना है, Na+ बनाना है, ये बना दिया और ये Na+ से सोडियम बनाया। तो फॉरवर्ड प्रोसेस किसको इंडिकेट कर रही है, ये है IE1 ऑफ सोडियम। और बैकवर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो ये क्या है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएंगी बट साइन अपोजिट होंगे। आयोनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस होती है आयोनाइजेशन की, वो क्या होती है? एंडोथर्मिक। यहाँ पे कैटायन में इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से होगा, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। तो इसकी वैल्यू आपको प्लस में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। यहाँ वैल्यू माइनस में आ जाएगी बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। आंसर क्या आने वाला है? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। आपको अभी अभी एक शॉर्टकट बताया था, कल फिर बाहर आए शान से तेरे सीनियर, है ना। कॉलेज में जाओगे तो जो सीनियर होते हैं वही बाहर आते हैं शान से। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बेचारे तो क्या रहते हैं, दुबके ही रहते हैं इनिशियली। तो भाई क्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा, उसके बाद नंबर फ्लोरीन का है, फिर सल्फर का है, ऑक्सीजन तो खैर काफी पीछे। आंसर क्या आएगा? बी। चलिए, यहाँ तक की बातचीत हो गई। अब नेक्स्ट देखा जाए। देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर अगर आपको निकालना हो तो कुछ फैक्ट आपको याद होने चाहिए। क्या? एटॉमिक रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे, एन की वैल्यू इंक्रीज होएगी, एन की वैल्यू इंक्रीज होएगी तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होएगी। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एन तो सेम रहेगा बट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होएगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होएगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होएगी। ये पैटर्न है जो हमें फॉलो करना है। ठीक है। जब भी एलिमेंट आपको दिए, जब भी, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है उन पे अरेंज कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। और मैग्नीशियम के ठीक नीचे क्या है? कैल्शियम। पीरियोडिक टेबल में ये इसी सीक्वेंस में है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, ग्रुप में अप टू डाउन साइज इंक्रीज होता है। यानी मैक्सिमम साइज कैल्शियम का मिलेगा, मिनिमम क्लोरीन का मिलेगा। कैल्शियम मैक्सिमम, क्लोरीन मिनिमम। आंसर क्या आएगा? बी, सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में पूछा गया है कैटायन एनायन साइज रेशो हाईएस्ट कहाँ होगा। आपको R प्लस R माइनस की वैल्यू हाईएस्ट चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। ये वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? मैथमेटिक्स लगाओ भाई। आपको क्या करना है? कैटायन तो आपको क्या रखना है? लार्ज साइज में रखना है। एनायन आपको क्या करना है? स्मॉल साइज में रखना है। अगर ये आप मैनेज कर पाए तो वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। कैटायन कौन कौन से हैं? कैटायन आपके पास है लिथियम, सोडियम, टीजियम। कंपेयर करना जरा इनके साइज। ग्रुप में अप टू डाउन साइज इंक्रीज होता है, तो कैटायन में सबसे बड़ा कौन? टीजियम। लार्ज साइज चाहिए। अच्छा, एनायन का जो साइज का ऑर्डर है वो क्या है? दो एनायन दे रखे हैं, एक तो फ्लोराइड है, एक आयोडाइड है। ग्रुप में अप टू डाउन साइज इंक्रीज होता है। एनायन आपको क्या चाहिए? स्मॉल चाहिए ना। एनायन F माइनस ले लो। सीजियम और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन क्या है? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज बताना है। अब यहाँ पर देखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको एक ही कंसेप्ट लगाना पड़ता है। क्या कंसेप्ट लगाना पड़ता है भाई? जो आयोनिक रेडियस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। और जेड इफेक्टिव आप अच्छी तरह से जानते हैं, कैटायन का जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है। जो न्यूट्रल एटम आपको मिलता है जेड इफेक्टिव कम आएगा, और एनायन का जेड इफेक्टिव सबसे कम आएगा। इवन दो आप नेगेटिव जितना बढ़ाएंगे जेड इफेक्टिव उतना कम कम होता जाएगा, पॉजिटिव जितना बढ़ाएंगे जेड इफेक्टिव उतना बढ़ता जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो फिर जो आयनिक रेडियस आएगी उसका ट्रेंड क्या होगा? जस्ट रिवर्स। यानी कैटायन की आयनिक रेडियस तो सबसे कम आएगी, और एनायन की जो आयनिक रेडियस आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी। इवन दो जितना आप नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे आयनिक रेडियस उतनी इंक्रीज होती जाएगी, और जितना आप पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे आयनिक रेडियस उतनी डिक्रीज होती जाएगी। अब कंसेप्ट को आप अप्लाई कर दें। सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम पॉजिटिव मिनिमम साइज, ये आएगा। ऑल्दो यहाँ पर एक ग्लिच है, समझे। आर्गन वंडरवाल रेडियस शो करता है, और
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंडरवाल रेडियस की वैल्यू मिलने वाली, तो आपको ज्यादा मिलती। तो फैक्ट तो ये है कि इनर्ट गैस की जो रेडियस होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, वो एनाइन से भी ज्यादा निकल जाती है। बट हमारी मजबूरी है, यहाँ पर हमें ऑप्शन ही कुछ इस तरह से दे रखे हैं कि टेक्निकल वे में या फिर कंसेप्चुअली जो मामला बैठता है वो हमें आंसर देना पड़ेगा। इसलिए आंसर क्या आएगा? ए आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? सबसे पहले तो ये एलिमेंट ही देख लो। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 7, यानी ऑप्शन ए में नाइट्रोजन दे रखा है। ऑप्शन बी में देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, तो ये सोडियम दे रखा है। ऑप्शन सी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 10, ये इनर्ट गैस है। और ये कौन सा है? ये फ्लोरीन है। हमसे पूछा है लोएस्ट आईपी, रिमेनिंग 3 तो नॉन मेटल है, ये रहा मेटल। और मेटल के लिए जो आईपी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस कम होता है, नॉन मेटल के लिए आईपी ज्यादा होता है। वैसे भी आप एक कंसेप्ट लगा सकते थे, है ना? अल्कली मेटल वैसे भी लोएस्ट आईपी रखते हैं। आंसर क्या आने वाला है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड क्या होगा? अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया है कि ऑक्साइड के लिए जो ट्रेंड है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ठीक है, ये कंसेप्ट है। Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, हम पढ़ चुके हैं, ये तो गया काम से। अब बचते हैं 3, तो एंटीमनी Sb2O3 और ये बिस्मथ Bi2O3। तो इस सेलेनियम के कंपेयर में यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर है, ऊपर से ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो Bi2O3 क्या आएगा? बेसिक आएगा। वैसे भी अगर आपको पता हो तो हमने Bi2O5 को एम्फोटेरिक लिखा है, यहाँ पर ये बिस्मथ +5 में है। ऑक्सीडेशन स्टेट को जितना आप डाउन करते जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी इंक्रीज होगी। तो अगर ये एम्फोटेरिक था +5 में, तो +3 तक आते आते ये नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि MnO2 एम्फोटेरिक है, MnO2 एम्फोटेरिक है, इसका मतलब MnO का जो नेचर आएगा वो क्या आएगा? बेसिक। अगर मैं आपसे बोलूं कि Cr2O3 Mn2O7 बता दो, चलो Mn2O7 में मैग्नीज +7 में चला जाएगा, +7 में चला जाएगा तो नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं। ये सीधे सीधे आयनिक रेडियस का जेड इफेक्टिव से क्या रिलेशन है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आयनिक रेडियस, सॉरी एनर्जी लिख दी हमने। आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है किसके? जेड इफेक्टिव के। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आंसर ये आएगा। नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे रखी हैं, पूछा है आयनिक रेडियस के लिए। अभी अभी हमने पढ़ा है जितना नेगेटिव होगा साइज उतना ज्यादा आएगा, जितना पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे साइज रिड्यूस होता जाएगा। अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम ऑक्साइड टू एल्यूमिनियम +3। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आने वाला है? बी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमसे पूछा गया है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि हाइड्राइड में ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बिल्कुल सही ट्रेंड जा रहा है। आईपी में हमने देखा कि बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की आईपी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 2s से निकालना होता है, जबकि यहाँ 2p से। 2s का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, ऊपर से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, यहाँ पर नहीं निकलेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन। तो ये गलत जा रहा है। यही तो पूछा है हमसे, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक, देखें सही है कि गलत है। तो Al2O3 का जो नेचर होता है एम्फोटेरिक होता है, आपको पता है। वैसे भी आप अरेंज कर लो। कैसे अरेंज कर सकते हो? जो ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड के बाद नंबर किसका आएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का आएगा। इसके बाद नंबर किसका आएगा? Al2O3 का आएगा। सोडियम के नीचे पीरियोडिक टेबल में क्या आता है? पोटेशियम आता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो ये रहा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ग्रुप में अप टू डाउन बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ किसके लिए? K2O के लिए। और मिनिमम बेसिक स्ट्रेंथ किसके लिए? Al2O3 के लिए। यानी सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आयनिक रेडियस ग्रुप में अप टू डाउन इंक्रीज होती ही है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए, सी और डी स्टेटमेंट सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछे गए हैं बेरिलियम और बोरॉन के। आप बोलेंगे सर क्या हम न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखें, और ऐसे कितने एलिमेंट के लिए हम आईपी याद रखेंगे? बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट लगाओ ना। हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है कि 2s2 और 2p1 की वजह से, पेनिट्रेशन की वजह से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो पहली वैल्यू आप देखो कहां पर ज्यादा है, दूसरी वैल्यू कहां पर कम है। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है पहली वैल्यू ज्यादा दूसरी वैल्यू कम, ऑप्शन डी में, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। हमारे लिए डिफरेंट आयंस दिए रखे हैं, आयनिक रेडियस। जितना नेगेटिव बढ़ाओगे साइज उतना ज्यादा आएगा, जितना पॉजिटिव बढ़ाओगे साइज उतना कम आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अलावा ये उधर भी लगा सकते हो कंसेप्ट, जहां पर क्या है, एक ही एलिमेंट से आप आयन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन+2, आयरन+3। आपसे कोई साइज के बारे में पूछे तो आयरन मैक्सिमम साइज शो करेगा, आयरन+3 मिनिमम साइज शो करेगा। भाई ऑक्सीजन और ऑक्साइड, साइज किसका ज्यादा आएगा? ऑक्साइड का ज्यादा आएगा। फ्लोरीन और फ्लोराइड, साइज किसका ज्यादा आएगा? फ्लोराइड का ज्यादा आएगा। तो स्पीशीज से एनायन बनाओगे साइज बढ़ जाएगा, कैटायन बनाओगे साइज कम हो जाएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा। एक बार वापस से, जो चार ऑप्शन है चारों में आप देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है हर एक स्पीशीज के पास, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो साइज होता है आयनिक रेडियस का, या आयनिक रेडियस बोलें या फिर साइज बोलें, है ना, तो आयनिक रेडियस जो आती है ना, वो सीधे सीधे जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है। आयनिक रेडियस जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमने पहले बात की इस बारे में, जितना आप पॉजिटिव इंक्रीज करते जाएंगे साइज उतना डिक्रीज होता जाएगा, जितना आप नेगेटिव इंक्रीज करते जाएंगे साइज उतना इंक्रीज होता जाएगा। स्मॉलेस्ट पूछा है तो देखो मैक्सिमम पॉजिटिव किसके पास है? Al+3 के पास। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वापस से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सेम कंसेप्ट, मैक्सिमम पॉजिटिव मिनिमम साइज, मिनिमम पॉजिटिव मैक्सिमम साइज। तो सोडियम सबसे बड़ा आएगा, सिलिकॉन सबसे छोटा आएगा। जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे साइज डिक्रीज होता जाएगा। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ये क्वेश्चन इतने सारे इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट, वापस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पूछा गया है कि सेकंड और थर्ड आईपी के बीच का डिफरेंस आई कहाँ मिलेगा। सोचें, जैसे अगर मैं अल्कली मेटल का एग्जांपल लूँ ना, इसमें गारंटी है कि IE1 और IE2 के बीच का जो गैप होगा एबनॉर्मली हाई होगा। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज तो होगी, बट ऐसा नहीं होगा कि एकदम से 6 टाइम्स हो गई, 7 टाइम्स हो गई, 5 टाइम्स हो गई। वैल्यू में इतना चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। अब सवाल ये उठता है कि IE1 IE2 के बीच का गैप ज्यादा क्यों होगा अल्कली मेटल में? जैसे आप सोडियम की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना आसान होगा, आसानी से आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर चुके होंगे, अगला इलेक्ट्रॉन आपको इनर ऑर्बिट से निकालना पड़ेगा, और इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको एक्सट्रीमली हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में एकदम सडन जंप दिखता है ना, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो अगला इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए एक्सट्रीमली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, वो इनर ऑर्बिट से निकाला गया होगा। जहाँ पे भी आपको इस तरह की वैल्यू दिखे, आपको एरो खींच दें, जो आयोनाइजेशन एनर्जी लो वाली हैं उनको काउंट कर लें कितनी है, वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। सपोज मैं बोलूँ आपसे कि कहीं ऐसा था कि IE1, IE2, IE3, IE4 और IE5 ये डाटा हमें दिया है, और इसमें IE1 से बड़ा IE2 है, बट IE2 से IE3 तक जाते जाते मामला अलग हो गया, सडन जंप, एकदम से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकाले होंगे, आसानी से निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन आपको इनर ऑर्बिट से निकालना पड़ रहा है, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। तो यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं हम इस क्वेश्चन में। हमसे क्या पूछा गया है? सेकंड और थर्ड के बीच का जंप ज्यादा दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकलेंगे, तीसरा नहीं निकलेगा आसानी से। क्यों? वो थर्ड इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से निकालने की कोशिश हो रही होगी, और ऐसा कहां पर है? डी ऑप्शन में।
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आने वाला है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। वापस से एक बार पूछा गया है कि कैटायन एनायन साइज का रेशो मिनिमम कहाँ आएगा? R प्लस और R माइनस ये वैल्यू अगर आप मिनिमम चाहते हैं, क्या करें? R प्लस तो क्या करें? स्मॉल साइज में रखें और R माइनस को क्या करें? लार्ज साइज में रख दें। कैटायन कौन कौन से हैं आपके पास? ऑप्शन में देखें, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये 4 कैटायन है। पीरियोडिक टेबल में जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में आप इन कैटायन को क्या करें? अरेंज कर लें। ग्रुप में अप टू डाउन साइज इंक्रीज होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। ये कंसेप्ट लगा दें। आपको स्मॉलेस्ट कैटायन चाहिए था ना, ये देखो, ये दोनों एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट कौन है? मैग्नीशियम प्लस 2। एनायन में आपके पास दो ही है, एक तो फ्लोराइड है और दूसरा क्लोराइड है। फ्लोराइड और क्लोराइड में क्लोराइड लार्ज साइज का है, फ्लोराइड स्मॉल साइज का है। एनायन आपको क्या चाहिए? लार्ज साइज का चाहिए। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? MgCl2। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आने वाला है? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायन मोस्ट इजीली? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पर ज्यादा हो वहां पर एनायन आसानी से बनते हैं। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ मिलते हैं? हेलोजन फैमिली में। आंसर क्या आएगा? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें थर्ड पीरियड के 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, एक्स, वाई एंड जेड, और इनके ऑक्साइड का नेचर दिया गया है। एक्स का ऑक्साइड बेसिक है, वाई का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और जेड का ऑक्साइड एसिडिक है। पूछा गया है कि इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे। तो ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? आपको पता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। यहाँ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो क्या होते हैं? बेसिक। इधर नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक होते हैं। बीच में एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3 का नंबर आता है। तो इसी बात है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट में बेसिक से एसिडिक की तरफ जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर क्या है? इंक्रीज हो रहा है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज ही होता है। आपका आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। हमें बताना है वो प्रॉपर्टी जो बाकी 3 से मैच नहीं करती ट्रेंड के मामले। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तीनों ही इंक्रीज होते हैं पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर। जबकि एक ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर ये तीनों प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होती है? डिक्रीज होती है। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी जस्ट अपोजिट ट्रेंड हमें ऑब्जर्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आने वाला है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। गौर से देखें, 800 IE1 है, 2427 IE2 है, 3658 IE3 है, 25024 ये है IE4 और 3284 ये IE5। ये हमेशा होगा कि IE1 से ज्यादा आपको IE2 दिखाई देगा, उससे ज्यादा IE3 दिखाई देगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, रिमेनिंग जो आयन बचेगा आपके पास उसके जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम नहीं होगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम चेंज कहाँ दिखाई देता है? अगर आप गौर से देखेंगे तो जब आप IE3 से IE4 पे गए हैं ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ है? ये स्टार्टिंग के 3 इलेक्ट्रॉन तो आपको क्या करने पड़ेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन जब आप निकालने जाते हैं, उसके लिए क्या है? इनर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। तो इसीलिए इतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन माने जाए? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। आंसर क्या आएगा? सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अमंग द स्टेटमेंट्स द करेक्ट वन आर। ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। बड़ा शानदार क्वेश्चन लगा, तो लगा कि इसको यहाँ पे ले लिया जाए।
बेरिलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ग्रुप में अप टू डाउन रेडियस इंक्रीज होती है, तो बेरिलियम का रेडियस स्मॉल होगा या नहीं। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही जा रहा है, पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा आएगी। तो एक काम करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, इधर बेरिलियम है, इधर बोरॉन है, इधर एल्यूमिनियम। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में अप टू डाउन डिक्रीज होती है, एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से कम है। अब बेरिलियम और बोरॉन को देख लेते हैं। तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1 है। याद करें, पेनिट्रेशन s का ज्यादा होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बोरॉन से ही ज्यादा है तो एल्यूमिनियम से तो ज्यादा निकलेगी इसे, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, चार्ज रेडियस का जो रेशो है वो बेरिलियम के लिए ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउटफुल है। ऑल्दो बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इससे भी थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि इन दोनों के आयनिक पोटेंशियल बोले तो किसी भी कैटायन के लिए चार्ज और साइज का रेशो, इस रेशो को हम किस नाम से जानते हैं, आयनिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। रिलेशनशिप शो करने वाले एलिमेंट के लिए जनरली चार्ज साइज का रेशो अप्रॉक्स सेम होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, पोलराइजेशन पावर बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की ही 10 है, तो ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग चला गया। बेरिलियम एल्यूमिनियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं मेनली, बिल्कुल भाई। जहां भी आपको पोलराइजेशन पावर ज्यादा दिखता है, आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा दिखती है, वहां पर कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर के डोमिनेट करने के चांसेस बनते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं, अल्कली मेटल में लिथियम हुआ, अल्कली अर्थ मेटल में बेरिलियम मैग्नीशियम हुए, और बोरॉन फैमिली की मेटल में आप एल्यूमिनियम, इनके आपको ढेर सारे कंपाउंड ऐसे मिलने वाले हैं जो क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। अननिल एनियम एक एलिमेंट है, आपको बताना है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एक शानदार कहानी है बेटा। एटॉमिक नंबर 104 को लेके यूएस और रसिया भिड़ पड़े। ये तो हमेशा भिड़ते ही रहते हैं, आदत है। यूएस वाले बोले भाई हमने डिस्कवरी की है, हम इसका नाम रखेंगे रदरफोर्डियम। और रसिया वाले बोले नहीं, ये तो हमने डिस्कवर किया है और हम इसका नाम रखेंगे खुरखोनियम। अब जब दोनों भिड़ रहे थे तो आईयूपीएसी को बीच में आना पड़ा। भाई आप लोग भिड़ते रहो, तसल्ली से डिसाइड कर लेना कि इसका हमें नाम क्या रखना है, बट तब तक दुनिया को कुछ ना कुछ नाम तो दे के रखना पड़ेगा ना। तो हम एक काम करते हैं, एक सिस्टम दे देते हैं। एटॉमिक नंबर 100 से आगे जो भी एलिमेंट आएंगे उनका सिंबल बनाने का सिस्टम, उनका नाम लिखने का सिस्टम। कैसे, बोले ये जैसे नंबर कितना है, 0 है, तो 0 को हम नील से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 ये अन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 2 बाय से, 3 ट्राई से, 4 क्वाड से, 5 पेंट, 6 हैश, 7 डेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 इन। बोले अब सिंबल कैसे बनाया जाए। जैसे अगर एटॉमिक नंबर 109 है तो 1 को क्या बोलते हो, अन बोलते हो, अन का पहला वर्ड उठा लो यू। 0 को आप क्या बोलते हो, नील बोलते हो, तो नील का पहला वर्ड उठा लो एन। और 9 को बोलते हो इन, 9 को इन बोलते हो तो उसका ई उठा लो। 109 के लिए जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, यू एन ई आएगा। अब नाम पूरा जो अन, नील, इन, ये पूरा नाम बोल दो, लास्ट में ईएम लगा देना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अन नील इनियम। ये रहा अन नील इनियम, लास्ट में ईएम लगा देना। एटॉमिक नंबर 109 के लिए नाम क्या आएगा, अनिल इनियम। जैसे मैं आपसे पूछता कि 108 के लिए नाम क्या आ जाएगा, तो अनिल ऑक्टियम, अन अन इनियम, अनिल बाइकियम। आसान सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोसेस जो कि एंडोथर्मिक नेचर में नहीं है, समझना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस।
एंड इनिशियल मेंबर ऑफ सेकेंड ए एंड नाइट्रोजन। हाँ दिक्कत, हाइड्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, ये हमारा आंसर। अब बाकी के 3 क्यों नहीं है वो चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, जब भी आप किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होता नहीं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोसेस एंडोथर्मिक। सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव आती है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है, और इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये प्रोसेस भी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। 31 का आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सिक्स्थ पीरियड की बात करें तो कौन कौन से ऑर्बिटल भरने में आएंगे। बेटा सिंपल सी बात है, सिक्स्थ पीरियड जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 6s से स्टार्ट होगा, फिनिश कहाँ होगा, 6p पे होगा। आपको n प्लस एल का सीक्वेंस लगा लें, आपको पता होगा ना सबसेल के लिए जो एल की वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एस पी डी एफ। एस सबसेल के लिए एल क्या होता है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए क्या 3 होता है। एन ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो 6s के लिए जो n प्लस एल है वो कितना है, n की वैल्यू 6 है, और एस सबसेल के लिए l कितना है 0 है, 6 प्लस 0 कितना आ रहा है 6। 6p के लिए n प्लस एल कितना आ रहा है, n की वैल्यू अभी भी 6 है, l की वैल्यू कितनी है, p सबसेल के लिए 1, 6 प्लस 1 कितना आ रहा है 7। तो 6 से 7 तक जाते जाते और क्या क्या भरने में आएगा, चेक कर लें। n प्लस एल इक्वल 7 किस किस के लिए पॉसिबल है, ये नंबर यहाँ पे रखो, 7 कितना ऐड करोगे 7 लाने के लिए, 7 प्लस 0 7, कौन से सबसेल की बात चल रही है 7s की, एक एक कम करते जाओ, तो 6 प्लस 1 ये भी 7 है, कौन सा सबसेल है 6p, एक और कम करो तो 5 प्लस 2 ये भी 7 है, कौन सा सबसेल है 5d, एक और कम करो तो 4 प्लस 3 इक्वल टू द 7, कौन सा सबसेल है 4f। क्या मैं यहाँ पर 3 प्लस 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते। बेटा एक सिंपल सा रूल आपको याद होगा, n की जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उससे एक कम वैल्यू l की हो सकती है, n माइनस 1 तक। इवन तो यहाँ 7 है तो 7 भी नहीं रख सकते, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम l जो हो सकता था वो 2 हो सकता था, फोर्थ ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम l 3 परमिट था तो वो हमने रख दिया। इन शॉर्ट 6s के बाद अब ये और सबसेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन करेंगे, 7s तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 7s में इलेक्ट्रॉन फिल करने का मतलब हम कहाँ चले गए 7th पीरियड पे, बचते क्या है 4f 5d और 6p, तो 6p के बाद इलेक्ट्रॉन 4f 6s 4f 5d और ये लास्ट में कौन आ गया 6p। देखें आपका आंसर कहाँ जा रहा है, 6s 4f 5d 6p, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, गैडोलीनियम प्लस 3 के लिए सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। पहले तो देखिए बेटा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, रूट ओवर एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, हालांकि सारे लेंथेनॉइड में ये नहीं लगता, लेकिन फिलहाल गैडोलीनियम की आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना, गैडोलीनियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 64 के साथ। अदरवाइज कंसेप्चुअली तो आप लिखने बैठते तो आप क्या लिखते, जिनॉन लिखते ना। जिनॉन लिखने का मतलब 54 इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिए, फिल कर दिए। आपको कितने इलेक्ट्रॉन 10 और फिल करने हैं, जिनॉन 5th नंबर की इनर्ट गैस, अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 5p पैक हो गया, 5p पैक हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 6s में जाएगा, 6s के बाद रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए थे n-2f यानी 4f में, और 5d क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, ऐसा है नहीं। आपको पता है f7 f8 के कंपेयर में मोर स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि f7 क्या हो जाता है हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड सबसेल फुल फिल्ड सबसेल पार्शियली फिल्ड सबसेल के कंपेयर में मोर स्टेबल होता है। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 5d1। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लें,
कहाँ पर आ रहा है गैडोलिनियम +3 4f7 में, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखें, है ना। अब यहाँ पे अगर सपोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना आता है, 1 आता है, तो 1 रखोगे तो म्यू जो आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 रखोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 रखोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 रखोगे तो 4 पॉइंट, आगे 0.9 भी आता है तो उड़ा दो। मैं आपसे बोल रहा हूँ म्यू की जो वैल्यू है 7.9 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7 आएंगे। उम्मीद है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लेंगे। चलो एक और हेल्प लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4f7, ये क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। ये रहा 4f7 हाफ फिल्ड, आपको यहाँ डी में दिख ही रहा होगा, वो भी तो वो उसको कहाँ भूल जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस काफी कर चुके, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा आपको। मैक्सिमम नेगेटिव है तो मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम पॉजिटिव है तो मिनिमम साइज है। जितना पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे साइज रिड्यूस होता जाएगा, जितना नेगेटिव बढ़ाते जाओगे साइज इंक्रीज होता जाएगा। आंसर आएगा डी। नंबर जो केवल ट्रांजिशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 और 17 ये तो किसके हैं, हेलोजन के हैं, तो पहला ऑप्शन तो गया काम से। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 37, तो भाई 36 पे कौन आता है, इनर्ट गैस। 37 पे कौन, अल्कली मेटल आएंगे, ऑप्शन गया काम से। एटॉमिक नंबर 53 को देख के ही हम समझ सकते हैं कि 54 पे इनर्ट गैस है तो 53 पे हेलोजन आएगा। बचता क्या है, बी। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। पूछा गया है एनपी ऑर्बिटल के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा भरेगा। जब हम इनर्ट गैस देख रहे थे, आप देखो ना, आप 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ 2s में फिल करते हो, 2s के बाद 2p में जाते हो, 2p के बाद 3s में जाते हो, 3s के बाद 3p में जाते हो, फिर आप 3d में नहीं जाते, आप 4s में जाते हो। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, 4s में। बाकी जगह भी यही है। ये इनर्ट गैस में हमने जब 4p भरा तो 4p के बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई दिया, 5s में। अगर आप 5p पैक करोगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखता है, 6s में। तो अगर ये n की वैल्यू 3 है तो ये क्या है, 4n+1। n की वैल्यू 5 है तो ये क्या है, n+1 6। यानी np ऑर्बिटल के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल जो फिल करने में आएगा वो कौन सा होगा, n+1। ये थोड़ा सा मुझे लॉजिकल क्वेश्चन लगता है, देखिए आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगर टोटल 110 एलिमेंट प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके पास f सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। एक सिंपल सा काम है। लेंथेनाइट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, याद है, सीरियम 58 से स्टार्ट होती है और ल्यूटेशियम 71 पे फिनिश होती है। ल्यूटेशियम की जरूरत नहीं, आप तो यहाँ से देखें। यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में अप टू एटॉमिक नंबर 57 एफ में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। एफ में इलेक्ट्रॉन की शुरुआत ही सीरियम से होती है, आपको याद होगा 4f1 5d1 6s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्सेप्शनल, ये आएगा। अब सीरियम के आगे कोई भी एलिमेंट आप उठा लें, इसमें गारंटी है कि 4f में तो इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। तो कितने एलिमेंट हैं आउट ऑफ 110, 57 एलिमेंट आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिनके पास एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। आपको सिंपल सा ये काम क्या करना है, माइनस करके देख लेना है, क्या आ जाएगा आंसर, D3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सपोज इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि टोटल ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिनके पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या टोटल कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनमें डी में इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल सी काम है, कैल्शियम तक डी में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, स्कैंडियम 21 से डी में इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैंने पूछा यहाँ पर कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास डी में इलेक्ट्रॉन, 100 - 20, तो 110 - 20, क्योंकि कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 तक तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, बाकी के एलिमेंट में डी में इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ कॉमन कंसेप्ट लगाना हमें आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बराबर आ सकता है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे कई बार इसको गलत कर बैठते हैं, इसीलिए मैंने एडिशनली इसको ऐड करवाया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। निकल फैमिली अपने आप में इंटरेस्टिंग है। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनमें से पैलेडियम और प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में आते हैं। पहले तो हम देखें लॉजिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए।
ये इनके एटॉमिक नंबर। निकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, आर्गन 3d8 4s2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, क्रिप्टन 48 5s2, ये होना चाहिए था, है नहीं। और यहाँ पे क्या आता है, जिनन 4f14 5d8 6s2, होना चाहिए था, है नहीं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, यहाँ एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है क्रिप्टन 4d10 5s। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है, जिनन 4f14 5d9 6s। निकल के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ है, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। पैलेडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिफ्थ नहीं है बेटा, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है फोर्थ। और फोर्थ में अगर 4d10 है तो 4p6 भी मिलेगा, तो 4s2 भी मिलेगा। 4s2 4p6 पैक हो गया होगा तभी तो 4d का नंबर आया, वरना यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं। तो इसकी फोर्थ ऑर्बिट में जो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे वो 18 मिलेंगे, 10d के, 6p के और 2s के, 18 इलेक्ट्रॉन है। इसकी जो वैलेंस ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 है, और यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट 6 है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पैलेडियम के लिए। उसके बाद नंबर किसका है, निकल का है। उसके बाद प्लेटिनम का है। आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर होगा सी। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अक्सर पता नहीं क्यों बच्चे इसमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं, है ना। भाई रेयर अर्थ वर्ड का यूज सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लेंथेनाइड ही ऐसे हैं जिनके लिए हम रेयर अर्थ एलिमेंट का वर्ड यूज करते हैं। एक्टिनाइड के लिए हमने जो नाम दिया है वो है मैन मेड सीरीज, क्योंकि इस सीरीज के ज्यादातर एलिमेंट मैन मेड। ध्यान से सुनिएगा, सारे नहीं, एक्टिनाइड सीरीज के ज्यादातर एलिमेंट मैन मेड। हाँ, एक्टिनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं, ये हकीकत। तो क्या सारे एलिमेंट मैन मेड है, नहीं। क्या सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, हाँ। अब लेंथेनाइड में रेयर अर्थ एलिमेंट है, ज्यादातर नॉन रेडियो एक्टिव। प्रोमेथियम आपको रेडियो एक्टिव मिल जाता है, ये अलग बात है। इन दोनों को एक साथ मिला दें तो ये हो जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कौन सा है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ये वर्ड किसके लिए है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। जैसे एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, आपको एक वर्ड सुनने में आता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। यूरेनियम 92 के बाद के जो एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहता है। और इन एलिमेंट की खासियत यह है कि ये मैनमेड भी हैं और रेडियो एक्टिव भी हैं, दोनों ही कैरेक्टर। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कोवेलेंट रेडियस अगर ऑक्सीजन की मेजर करनी है तो हम किससे मेजर करें। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप मान के चलिएगा कि आपसे सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस की बात हो रही है, या ट्रिपल बॉन्ड के लिए रेडियस मेजर नहीं करनी, हमें सिंगल बॉन्ड की कोवेलेंट रेडियस मेजर। अब दो एटम, सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है और इनके बीच की रेडियस हम निकालते हैं, वो आपको कंसेप्ट पता होगा कि ये दो एटम है, इन दो एटम में इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। तो इसका जो हाफ कर देंगे हम तो ये हमारे पास रेडियस आ जाएगी। दिक्कत कहाँ होती है कि यहाँ पे सराउंडिंग एटम अगर इससे लगे हुए हैं तो लगता है जो सराउंडिंग एटम है वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी एक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो उस केस में क्या होगा, ओवरलैपिंग इंक्रीज हो जाएगी, मोर ओवरलैपिंग होगी, और मोर ओवरलैपिंग होगी तो फिर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू कम मिलेगी। और अगर यहाँ पे जो ग्रुप है सराउंडिंग ग्रुप है उन्होंने प्लस आई लगा दिया तो इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ जो ग्रुप हो वो हाइड्रोजन हो, कोई ग्रुप ना हो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसका आई इफेक्ट 0 होता है,
ना प्लस आई ना माइनस आई, तो एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करें समझते हैं। जैसे मुझे कार्बन फैमिली में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस निकालनी है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी चाहिए और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन भी चाहिए। तो ऐसा जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा, इथेन। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस अगर कार्बन की मुझे मेजर करनी हो तो बेस्ट सैंपल क्या होगा मेरे लिए, एथेन होगा। क्या इथाइलिन यहाँ पर बेटर रहेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड में क्या हेक्सा फ्लोरो इथेन यहाँ पे बेटर रहेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्लोरीन का माइनस आई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देगा, ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम आ जाएगी। ठीक इसी तरह से जब नाइट्रोजन की बात चलेगी तो नाइट्रोजन के लिए कौन सा सैंपल लोगे, एसबीसीआर के लिए हाइड्राजीन, क्योंकि यही तो आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा ना। मैं अगर आपसे पूछता क्या मैं N2 ले लूं, नहीं ले सकते, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या मैं NF2 ले लूं, नहीं ले सकते, माइनस आई इफेक्ट आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की बारी आएगी तो हमें सैंपल कौन सा लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्या आप F2O2 ले सकते हैं, नहीं, सराउंडिंग एटम का माइनस आई इफेक्ट नहीं चलेगा। क्या आप O2 ले सकते हैं, नहीं, सराउंडिंग एटम, दोनों ऑक्सीजन लोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओजोन भी नहीं ले सकते आप, ओजोन में भी मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर तो है ही सही रेजोनेंस के थ्रू। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज हैव नियरली सेम साइज। यहाँ कोशिश ये है बेटा कि वो एक्सेप्शन जो हमें याद रखने होते हैं एटलीस्ट इस क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाए। आपको पता है बोरॉन फैमिली में ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, बट गड़बड़ कहाँ हो जाती है, एल्यूमिनियम गैलियम में। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम के जो साइज हैं वो अप्रॉक्स सेम मिलते हैं, ऑल्दो एल्यूमिनियम थोड़ा सा बड़ा है गैलियम से। फैक्ट याद रखिएगा। मैं डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम फैक्ट पे आ जाते हैं डायरेक्ट। लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। उसके डायगोनल रिलेशनशिप में यहाँ पर इन दोनों के साइज अप्रॉक्स सेम मिलते हैं, फिर भी लिथियम हल्का सा बड़ा है मैग्नीशियम, ये फैक्ट याद रखने। 3D सीरीज में आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनके साइज आपको अप्रॉक्स सेम मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट में फोर्थ बी ग्रुप से लेके सेकंड बी ग्रुप तक, यानी टाइटेनियम फैमिली से लेके जिंक फैमिली तक, क्या याद रखना है यहाँ पर, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट के जो साइज हैं वो अप्रॉक्स इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम फैमिली में टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम आते हैं। टाइटेनियम 3D फैमिली का मेंबर, जिरकोनियम 4D फैमिली का मेंबर, हाफनियम 5D फैमिली का मेंबर। तो जिरकोनियम हाफनियम के साइज बराबर है। ठीक इसी तरह से जिंक, कैडमियम, मरकरी में आपको कैडमियम मरकरी के साइज करीब करीब सेम दिखाई देंगे। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की इफेक्ट भी आपको क्या करने हैं, याद करने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Which of the following order of ionization energy is not on the basis of penetration। हमने पहले बात की थी, ये न्यूक्लियस है, हमने ऑर्डर क्या रखी है, सेम ले रखी है। तो एस मोर पेनिट्रेटेड रहता है न्यूक्लियस की तरफ, पी लेस पेनिट्रेटेड रहता है, डी उससे भी कम। यही वजह है कि एस से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए मुश्किल रहता है, कंपैरेटिवली आप पी से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, है ना। बट हर जगह ये कंसेप्ट नहीं लगता, याद रखिएगा। अब जिंक और गैलियम को कंपेयर करते हैं। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3d10 4s2, और गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3d10 4s2 4p1। यहाँ 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये 4p से निकालना है, पेनिट्रेशन ज्यादा है, डबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं निकलेगा आसानी से। जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन। जिंक के ठीक नीचे कैडमियम है और गैलियम, सॉरी गैडोलिनियम लिख दिया मैंने गलती से, गैलियम कर देता हूं मैं। गैलियम के ठीक नीचे आपको क्या मिलता है, इंडियम मिलता है। तो जो कंसेप्ट यहाँ था वही कंसेप्ट इधर है, बस 3d10 की जगह आपको 4d10 5s2 दिखेगा, और यहाँ पे भी 4d10 5s2 5p1 दिखेगा। तो वही है, अलग थोड़ी। तो ए और सी सही जा रहे हैं।
और बेरिलियम और बोरॉन तो मुझे लगता है इस प्रेजेंटेशन में ही हमने 2 से 3 बार डिस्कस कर लिए हैं। बेरिलियम 2s2 है, बोरॉन क्या है 2s2 के बाद 2p1 है। पेनिट्रेशन इसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। बचता क्या है, मैग्नीशियम सिलिकॉन। मैग्नीशियम सिलिकॉन में आपको पता है अगर डेल जेड कितना आ रहा हो सेम पीरियड एलिमेंट के लिए ग्रेटर देन 1 आ रहा हो, कॉन्सेप्ट जेड इफेक्टिव का लगता है और जेड इफेक्टिव सिलिकॉन का ज्यादा है, तो सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा आएगी। ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस ही गलत जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। कौन सा ट्रायड ऐसा है जहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू मोर देन एक्सपेक्टेड रहेगी, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा रहेगी। तो आईपी मोर देन एक्सपेक्टेड या मोर देन नॉर्मल कब मिलता है? आपको दिखाई दे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड सबसेल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड सबसेल्स। देखो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड मैग्नीशियम सेकेंड ए में क्या आएगा 3s2। फास्फोरस क्या आता है 3p3 और आर्गन क्या आएगा 3p6। फुल सबसेल हाफ फिल्ड सबसेल फुल फिल्ड सबसेल। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पर आईपी की वैल्यू मोर देन जो नॉर्मल वैल्यू है उससे आपको ज्यादा मिलेगी। 43 का आंसर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। एक्स माइनस का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। एक्स माइनस कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p6 और कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है y प्लस का। y प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p6, दोनों ही 2s2 2p6 पे। अभी x माइनस से जब आप x बनाओगे तो क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो ये रह गया 2s2 2p5 और यहाँ पर y माइनस से y बनाओगे तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2s2 2p6 3s1। इन शॉर्ट अब तक आप समझ चुके होंगे कि x जो एलिमेंट है वो दरअसल फ्लोरीन है, y जो एलिमेंट है वो सोडियम है। ये फ्लोरीन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो x माइनस एनाइन आपको दिखाई दे रहा है वो फ्लोराइड है और जो कैटायन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है Na प्लस है। आईपी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आईपी कैटायन का ज्यादा होता है एनायन का कम होता है, तो Na प्लस का आईपी ज्यादा आएगा, F माइनस का आईपी कम आएगा। अच्छा नॉन मेटल में फिलहाल एक्स और वाई में कंपेयर करना था तो नॉन मेटल में कंपेयर कर लेते हैं। नॉन मेटल का आईपी मेटल से ज्यादा होता है, वैसे भी एक पीरियड में मिनिमम आईपी अल्कली मेटल का होता है। हेलोजन के इनर्ट गैस के आईपी तो बहुत ज्यादा आते हैं बेटा। यानी जो एक्स है इसका आईपी वाई के जो आईपी है इससे क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। फ्लोरीन का आईपी सोडियम से ज्यादा आएगा। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा कहाँ मिलती है इनके पास, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नॉन मेटल के लिए ज्यादा होती है, तो बी भी गलत जा रहा है। सी देख लें आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्स माइनस वाई प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, कैटायन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा। डी भी गलत है तो बचता क्या है, डी बचता है आईपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कौन सा एलिमेंट विच है मैक्सिमम एंड मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन चैनकोजेन फैमिली। जनरली ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर जगह पी ब्लॉक एलिमेंट में आप देखते हैं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड एलिमेंट से। अब कितनी ज्यादा, तो ऑक्सीजन के केस में आपको याद रखना पड़ेगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है ऑक्सीजन के अंदर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर के लिए है और मिनिमम किसकी है ऑक्सीजन। आंसर क्या आएगा टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। तो भाई कैटायन और एनायन में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी आएगी, कैटायन की। क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से ऐड हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो लिथियम और
सोडियम होंगे, इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। अब लिथियम में आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा कि सोडियम में, स्मॉल साइज का इम्पैक्ट तो आएगा ना। वैसे भी अल्कली मेटल में ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, वो कंसेप्ट आप सीधे सीधे लगा सकते हैं। आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, एक्स है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वाई है। तो एक्स और वाई का करेक्ट रिलेशन क्या होगा? एक काम करते हैं, यह हमारे लिए एलिमेंट, अगर ये कैटायन हो, उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके न्यूट्रल एलिमेंट ई बनाऊं, तो ये क्या है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन किस में ऐड किया जा रहा है, ई प्लस में। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो गई है, ई प्लस की। अब ई में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो आप, ई माइनस बना दो, तो ये क्या हो गई फिर, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन किस में ऐड किया गया है, ई में, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ई है। अब रिवर्स प्रोसेस पे आ जाओ, ई माइनस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी, ई माइनस की। और ई से ई प्लस बना रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी है, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, ई की। समझ ना? न्यूमेरिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई प्लस की और आयोनाइजेशन एनर्जी ई, ये दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएंगी। हम बात कर रहे हैं केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की, पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ई ये इक्वल आने वाला है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ई प्लस। और दूसरा स्टेटमेंट में जो दे सकता हूं वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ई माइनस, ये इक्वल आएगा किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ई के। ठीक। अच्छा, इन दोनों में कौन, तो भाई इलेक्ट्रॉन किसमें आसानी से ऐड होता है, कैटायन में। कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, न्यूट्रल एलिमेंट से। आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एलिमेंट की एनआयन से ज्यादा होती है, यानी ई की आयोनाइजेशन एनर्जी ई माइनस की आयोनाइजेशन एनर्जी से आपको क्या मिलने वाली है, ज्यादा मिलने वाली है। हमें कंपेयर करना था एक्स और वाई को। एक्स क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, एलिमेंट ई के लिए। ई की आयोनाइजेशन एनर्जी ये रही है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ई, ये वैल्यू है एक्स। और वाई हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई की, ये ई है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ई, ये आपके लिए वाई है। देखना जरा, आप एक काम करो ना, y की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो इस न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगी, ई माइनस की आयोनाइजेशन की एनर्जी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू y मान लें, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, देखो ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ई माइनस की ज्यादा होती है कि ई की, न्यूट्रल एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी एनआयन से ज्यादा होती है। आप समझ में आ रहा है कि x जो होगा वो ग्रेटर देन y आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या आएगा, ए। तो प्लीज टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और बेटा याद रखिएगा, यही वक्त है जो आपका फ्यूचर बदल के रख देगा। मन लगा के मेहनत करें, दिन रात एक कर दें, और फाइनली अच्छा वक्त आपके लिए भी आएगा, हम सबके लिए आएगा।